पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है साडे खास प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद दे विच। सो प्रोग्राम की शुरुआत करांगे पहले सैगमेंट तो जिहदे विच असीं गल करांगे पंजाब दीयां मुख खबरां दी। पंजाब दे विच मत्तेवाला जंगलात प्रोजेक्ट नूं लैके सीएम भगवंत मान दा बयान। इस तो अलावा आप सरकार ने राघव चड्डा नूं एडवाइजरी कमेटी दा चेयरमैन नियुक्त किया ते ओपोजिशन ने तिखी प्रतिक्रिया दी है, उहदे ते चर्चा करनगे। उस तो अलावा नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स ते भी डिस्कशन होगी जी। साडे नाल मौजूद ने फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल गोली सर, पंजाब सरकार ने आप दे राज सभा मैंबर राघव चड्डा नूं जनतक महत्व दे मामलिਆਂ ते सूबा दे विच एडवाइजरी कमेटी दा चेयरमैन नियुक्त कीता है। ओपोजिशन दी तिखी प्रतिक्रिया तो बाद भी ये फैसला लिया गया। इस फैसले नूं तुसीं किदां देखदे हो सर? इस फैसले दे दो पार्ट ने, एक पार्ट है फैक्ट्स ते दूजा पार्ट है इंटेंशनस। हुण जो ओपोजिशन करदी पई है वो पहला क्वेश्चन करदी पई इंटेंशनस कि भाई गवर्नमेंट दी इंटेंशन है वा कि यह जिहड़ा सूबा है प्रैक्टिकली भगवंत मान जी नहीं चलाणगे, वो चड्डा साहब चलाणगे। सो दैट इज दी एलीगेशन दैट दे हैव। ते हुण वो कोर्ट च भी गए ने इहदे अगेंस्ट, बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू अपॉइंट कि भाई उन्हां अपनी एडवाइजरी कमेटी विच इज नॉन एग्जैक्टिव कमेटी लीगली ते उन्हां दा स्टैंड बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू अपॉइंट एडवाइजर्स अराउंड दैम। फिर जे कमेटी बना रहे हो किसी इशू ते ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, that has to be checked with time। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਲੋਕੀ, ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਬੈਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। Because Raghav Chadda has earlier worked as advisor to the finance minister of Delhi also, so he comes with certain experience। साडे lot of MLAs are first time MLAs। मैं नहीं कह रहे they are not capable, they are capable, they might be inexperienced। ते आम आदमी पार्टी नूं अपनी परफॉर्मेंस नूं बेस्ट चांस देना है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो जाए एक जिहड़ी हुंदी ना प्रिंसीपल एजेंट प्रॉब्लम कि अकाउंटेबिलिटी ते गवर्नमेंट दी है, इस कमेटी दी कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी ते बननी नहीं, ते इहो जिहे डिसीजन ना लैन विच आर नॉट इन द इंटरस्ट ऑफ पंजाब। पर अगेन ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम देना पेगा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ इरिवर्सिबल डिसीजन है, इट्स अ टैंपरेरी कमेटी, बाय डेफिनेशन इट हैज बीन मेड एज अ टैंपरेरी कमेटी। ते ਇਹਦੇ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, इट शुड बी वेट एंड वॉच। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वी शुड एटलीस्ट गिव इट सम टाइम कि ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, इकनॉमिक डेवलपमेंट के मामले इस वेले आम आदमी पार्टी ते भगवंत मान जी की सरकार इज फीलिंग ओवरवेलम्ड। ऑलरेडी एक इलैक्शन दे विच दे हैव टेकन अ हिट। एक पार्टी इन्ने वड्डे मेजोरिटी नाल जित्ती होवे, उस तो 4 महीने बाद अपना बाईपोल इलैक्शन हार जाए, जिहड़ी उन्हां दी सीट हुण एक काइंड ऑफ गढ़ मनी जा रही सी कि इत्थे ते वो हार ही नहीं सकते, तो उन्होंने इस तरह ही एक कैंडिडेट भी उस तरीके नाल खड़ा किया, तो उत्थे वो हार गए। प्रॉबली दे हैव वोकन अप टू दिस रियलिटी। उन्होंने ये समझ आई है गल कि भाई सानू एक्शन च आना पेगा, सानू अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पेगा। तो जिहड़े इन्ने डिपार्टमेंट्स ने पंजाब दी इन्नियां प्रॉब्लम्स ने, वी प्रॉबली नीड एन एडवाइजरी कमेटी। तो मैनू अगेन हुण जिहड़े दोनों परस्पैक्ट तो आपां गल शुरू कीती सी, लीगली कोर्ट दे विच अपील की ओपोजिशन ने, पर मैनू नहीं लगता कि इट इज देयर इज एनीथिंग इलीगल एज पर दी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ की है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। दूजी गल आंदी इंटेंशनस दी, प्रिंसीपल एजेंट प्रॉब्लम दी, वो तो टाइम दसेगा जी। देखो सीएम ते सीएम ही रहणगे, चीफ सैकटरी रहणगे, उन्होंने ये चीज़ां साइन करनियां ते मूव करनियां। फाइनली अकाउंटेबिलिटी हमेशा सीएम दी रहेगी। दूजी गल, असी ये वोट दी आम आदमी पार्टी नूं इन दी लीडरशिप ऑफ कोर्स भगवंत मान जी। तो यदा मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई एट द डोर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड इट्स सीएम जी। तो मैनू नहीं लगता कि ओपोजिशन में बहुत हाई तौबा मचानी चाहिए है, बल्कि आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करन की चीज़ां ने जिहदे विच कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करन। मैनू लगता वो एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी का साइन होएगा। सो आई वुड रैदर वेट एंड वॉच रैदर दैन सेइंग कि भाई ये कुछ बहुत खराब हो गया या बहुत वधिया हो गया। ये एक स्टैप लेता है कि भाई ये प्रॉब्लम आप फेस करते पे, साडियां जो रिजल्ट सर्टन एस्पैक्ट सही नहीं आए, सर्टन चीज़ों वाल असीं फोकस ही नहीं कर पा रहे। हजे तो असीं गैंगस्टरां नूं ही मैनेज करी जा रहे हैं। इकोनॉमी इंडस्ट्री दी ते गल्लां ही नहीं आईयां। तुसीं कन्वर्सेशन च कोई गल्लां देखियां? सिर्फ विरोध, लॉ एंड ऑर्डर, इहो चीज़ां डिस्कशन च हो रही हैं। इहदा हो की रहा है, रीजन इहदे कारण की हो रहा है कि जिहड़े इन्वेस्टर ने हू आर आउटसाइड दी पंजाब,
in fact lot of time I have spoken to a lot of people who are saying it is very hard, you know, I can't, someone a very prominent business from Punjab, I got a message from him just 2 days back कि विशाल जी, in such environment it is very hard to invest in Punjab. ये environment ਅਸੀਂ change करना है, and I have heard it 2-3 times from multiple people. So I think right now ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਅ ਵੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਐਮਬਿਟ, ਇਟਸ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਟ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਡੈਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਮਲਟੀਫੈਸੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਏ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ 4000 ਏਕੜ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਸਮ, ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੀ ਵੁੱਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, that is also not a good thing। if we the challenge ਆਪਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਸਟਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨਿਊ ਏਰੀਆਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈ ਦੀ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। सर, उद्धव ठाकरे की बैठक में शिवसेना के 7 सांसद शामिल नहीं हुए और सूत्रों के मुताबिक सांसदों के बीच मतभेद हुआ है। देखो, इनफैक्ट ये काफ़ी इंट्यूटिव है, अगर आप लॉजिकली सोचें तो यही एक्सपेक्टेड था, और जो बाकी के सांसद गए हैं वो भी यही समझाने गए होंगे कि बीजेपी के साथ टाई अप में ही उनका सर्वाइवल है। आप एक एमपी के पर्सपेक्टिव से देखो, ये शिवसेना का हाईएस्ट नंबर था पार्लियामेंट में एवर,
और वो इलेक्शन किसके नाम पे लड़े थे? नरेंद्र मोदी के नाम पे। और उन्होंने हराया किनको था? एनसीपी को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा के वो एमपी बने थे। आज उनको भी ये दिख रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, सीएम इज समवन एल्स, राइट? 40 एमएलए ऑलरेडी, तो क्योंकि रीजनल पार्टी है शिवसेना, महाराष्ट्र फोकस ज्यादा पार्टी है, उनके ज्यादातर एमएलए ऑलरेडी शिंदे कैंप में है। उसके अलावा अगली बार अगर ये एमपी इलेक्शन में जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है? उनको ये प्रोबेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही कि हम अगर एंटी बीजेपी कैंप में जाके जीतने की चांसेस ही नहीं है, खास तौर पे जब उनकी पार्टी ही अंदर से एक मेजर तरीके से स्प्लिट कर चुकी है और ऑन द सरफेस ऑफ इट ये लग रहा है कि ज्यादातर लोग दूसरे कैंप में। तो मेरे को लगता है कि अब उद्धव ठाकरे जी को अपनी जो ईगो है छोड़ देनी चाहिए, अदरवाइज होगा ये, ही विल लूज कंट्रोल ऑफ शिवसेना। बाकी के भी जो एमपी गए हैं आउट ऑफ ओल्ड रिलेशंस विद बाला साहब ठाकरे और वो ठाकरे फैमिली से हैं, वो एक उस एज अ जेस्चर गए होंगे और जो मतभेद हुए हैं क्वाइट नेचुरल है। मेरे को नहीं लगता ज्यादातर लोगों को ये थोड़ा सा भी डाउट होगा कि अगर वो बीजेपी और शिवसेना कंबाइन के अगेंस्ट लड़े तो उनके जीतने के चांस हैं। 2024 में कोई मेजर ऑपोजिशन अभी तक कंसोलिडेट होती नजर नहीं आ रही है। कुछ नाम उभर के आ रहे हैं पर डेफिनेटली उद्धव ठाकरे तो नरेंद्र मोदी को 24 इलेक्शंस में सेंट्रल इलेक्शंस के लिए टक्कर देते नजर नहीं आते जी। तो अगर आप उन एमपीज के भी पर्सपेक्टिव से देखें, दे हैव लॉट टू लूज। अगर वो उद्धव ठाकरे कैंप में रहते हैं, अगर लेट से वो उनके लॉयलिस्ट रहते हैं, उनको टिकट तो मिल जाएगी पर जीतने का चांस क्या है? सो देयर ओन विनेबिलिटी दे हैव टू थिंक। सेकेंडली, लास्ट इलेक्शन में वो किस बेसिस पे? आज उनसे लोग पूछेंगे कि भाई आप लड़े तो नरेंद्र मोदी के नाम पे थे और आप आज उनके अगेंस्ट हो। तो ये एक चीज है जो काफी ऑब्वियसली उनके फेस पे उनको नजर आ रही है, दैट इज राइट इन देयर फेस, कि भाई ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर एमपी भी शिंदे कैंप में शामिल हो जाएंगे। सर, अगली न्यूज गुड न्यूज है। जेईई मेन का रिजल्ट्स आया और गुवाहाटी की एक लड़की ने इतिहास रचा है, दूसरी लड़की बनके पूरे 300 अंक लेकर। देखो, 300 में से 300 अंक लेना, हम जैसे लोगों को तो 3 बार पेपर लेने पड़ेंगे, है ना? हम तो 33% पास वाले लोग हैं। तो इट्स सच अ प्राउड मोमेंट, है ना? और हमारे देश की लड़कियां आईक्यू लेवल में वो लड़कों से कहीं पे भी कम नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। अब इसके आगे की बात जो है वो थोड़ा डीपली सोचने वाली बात है। हमें लड़कियों को फोर्स नहीं करना है कि वो सर्टेन तरह के फील्ड ही चुने। हमने उनको ये नहीं बोलना है कि आपने लड़कों के बराबर चलना है। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप उनको, ये लड़की इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, वेरी गुड, वो देश के लिए कुछ करना चाहती है, मैंने उनका साक्षात्कार पढ़ा था, तो दैट इज वेरी गुड। पर आज की डेट में मैं देख रहा हूं लड़कियों को बोला जाता है कि आप लड़कों जैसे ही काम करो, विच इज नॉट राइट। आपको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। यू कांट फोर्स इक्वल आउटकम। जब आप इक्वल आउटकम फोर्स करने की कोशिश करते हैं, आप किसी ना किसी के साथ अन्याय करते हैं। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी ये ऑप्शन दो कि वो अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी और अपने एप्टीट्यूड, मतलब कि अपने टैलेंट के हिसाब से अपने करियर चूज करें। और हमारी सोसाइटी में इस तरह के प्रेशर ना हो। और वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑन दिस वंडरफुल एबिलिटी। और वो ऐसी लड़कियां मिसाल बनती हैं सब बच्चों के लिए कि अगर मेहनत करो आप अचीव कर सकते हो। अब काफी बार लोग कहते हैं सबको टॉप नहीं करना है। मैं कहता हूं टॉप करना जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना बेस्ट देना। ये लोग इंस्पायर करते हैं टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अगर ये बच्चे इस तरह से लगे रहेंगे तो मेरे को लगता है कि इंडिया का फ्यूचर, जो हम सर्टेन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे, तो इस तरह के इंटेलिजेंट लोग ही हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। सर, वैसे तो इस डिस्कशन का एक और सेशन हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ योर स्टीम्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड आई वुड रियली लाइक टू आस्क, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके कुछ आप बताना चाहते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? देखो, क्योंकि हम इस वक्त इनसाइट्स डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला इसका प्रॉपर सेशन होना चाहिए, पर उस लड़की ने एक बात बोली, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट एनी वीक ऑफ द डे एंड ट्वाइस ऑन संडे। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लैरिटी हो, स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन हो कि भाई मेरे ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। आप नोट्स बनाओ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, कि अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहो। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई भी स्ट्रेटजी की तरह, एक गेम प्लान, एक वॉर की तरह करनी है कि ये चीजें इलाके में जीत चुका हूं, इस पे अब ज्यादा जोर नहीं लगाना। जो मुश्किल इलाके हैं, जो मुश्किल सब्जेक्ट है, उस पर जोर लगाना है। तो एक बहादुरी के साथ बच्चे कई बार प्रेपरेशन करते हैं, जो चीज आती है रोज वही किताब खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं प्रोबेबिलिटी मुश्किल होगी। पर मुश्किल चीजों का सामना करने से ही आप टॉप पे पहुंचोगे। आसान चीजें आपको जस्ट एक डिसेंट सा रिजल्ट दे सकती हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। जी,
Sir, India is all said to be the most populous country of the world, overtaking China. I am not sure whether it's a good news or not. पर हम इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात जब भी करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल और कम्युनल एंगल ले लेती है. What do you think about the same? देखो, गुड न्यूज की पहले बात कर लेते हैं. जिनके घर में तो बच्चा हुआ उनके लिए तो गुड न्यूज है. पर कोलेक्टिवली इफ वी लुक फ्रॉम द कंट्री परस्पेक्टिव, वी आर ओवर पॉपुलेटेड, वी आर स्ट्रेचिंग आवर रिसोर्सेज. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. हम चाइना को ओवरटेक करने लगे. चाइना का एरिया इंडिया से 3 गुना है. चाइना का रफली 91 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इंडिया का 32 लाख समथिंग लाइक दैट. तो रफली 3 गुना साइज में. तो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे 1/3 है. अब आ जाएं यूएसए की आबादी इंडिया से 1/4 भी नहीं है, 1/5 होगी और एरिया अगेन 3 गुना. सेम वे कनाडा, पॉपुलेशन जस्ट 1/60th 1/50th ऑफ आवर नेशन एंड एरिया 3 टाइम्स. तो आप सोचिए कि हम अपने रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कितना स्ट्रेस में रख रहे हैं. इसीलिए वी आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ एंड अदर इश्यूज ऑल्सो. एंड स्पेशली एज अ डेवलपिंग कंट्री इट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर कि जो हम अपने लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं, उनको बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं. पॉपुलेशन नो डाउट हैज बिकम अ बिग स्ट्रेन. आपकी जो डिविडेंड, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे, वी हैव फेल्ड टू अचीव इट एंड अंटिल देयर इज not a strong population control will not be able to do it. चाइना ने काफी दशक पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी and they were able to control their population and they were able to take a lot of people out of poverty. उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया in terms of, अगर मैं ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छोड़ दूं तो पॉवर्टी से बहुत लोगों को एलिवेट किया है. और इंडिया में भी मेरे को लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है. पर समहाउ आज हम ऐसा पॉलिटिकली जो ओपोजिशन में ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं जो सिर्फ वर्च्यू सिग्नलिंग करना चाहता है, जो हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाह रहा है. अभी अगर मैं सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज क्रिटिकल, तभी आप हर सेक्शन को बेनिफिट दे पाएंगे. आपको देखना पड़ेगा एज पर दी डाटा जो रिप्रोडक्टिव रेट है, इट हैज टू बी एनालाइज्ड, इट हैज टू बी इवन. जहां पे भी हायर है वहां के लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है. इसको इस तरह से नहीं देखना है कि एक आबादी की पॉपुलेशन है, एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए वो खतरा है. नहीं, इसको आप इस तरीके से देखो मत. ओपोजिशन इसको ऐसे दिखाती है और समहाउ गवर्नमेंट भी इसको प्रॉब्ली सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाती. जहां पे रिप्रोडक्टिव रेट्स बहुत ज्यादा हैं वहां पे आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम भी लो है, वहां पे एजुकेशन लेवल भी लो है, वहां पे हेल्थ, ये सारी चीजें, न्यूट्रिशन लेवल सारे लो है. इसको इस तरीके से देखा जाए और अल्टीमेटली अगर हम रिप्रोडक्टिव रेट्स को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए, और मैंने जैसे हमेशा बोला, सबसे ज्यादा किसी भी कम्युनिटी का नुकसान उनके लीडर्स ही करते हैं जो उनके लिए खड़े हैं, उनके सो कॉल्ड हकों के लिए खड़े हैं. वो अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्लाइंड कर देते हैं. और कोई भी आदमी, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी देश अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए बिना आगे नहीं बढ़ा है, स्ट्रांग नहीं बना है. तो आज हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को और हम कलेक्टिवली एज कंट्री के नागरिक होने के नाते हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है. हम बहुत देर से हमारे हक चलाते आ रहे हैं और इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्राइम फोकस की जरूरत है अगर आपको कैपेबल खुद बनना है और कैपेबल देश बनाना है. सर, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं आखिरी में. खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेशन डिपो एक्सप्लोड कर दिया और वेस्टर्न मीडिया इस इवेंट को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं. सो वेयर इट इज गोइंग सर? देखो, इट वाज ऑलवेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉस फॉर यूक्रेन, इट्स पीपल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले दिन भी ये वहीं जा रहा था और आज भी वहीं जा रहा है. वेस्टर्न मीडिया इस तरह की खबरों को हाईलाइट करके समहाउ एक पब्लिक प्रोपोगेंडा क्रिएट करना चाह रहे हैं कि समहाउ यूक्रेन इज इन द फाइट. नो, द लॉन्गर दिस वॉर गोस, मोर द पीपल ऑफ यूक्रेन विल सफर. एंड द President of Ukraine, Zelensky, who has been shown in Western media as a martyr and as a hero of its people, is the biggest traitor of its people. He himself is a very rich guy. Propaganda war. अभी ये भी खबरें आ रही हैं जो वेस्टर्न मीडिया ने दबा ली कि काफी बार इन्होंने बोला रशियन आर्मी ने एक नर्सिंग होम पे अटैक किया. The news is coming that Ukraine army went into that and started firing from that place. तो इस तरह की खबरें भी हैं ताकि रशिया को स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव गेम में उनको पीछे रखा जा सके. तो मेरे को ये लगता है कि जो इंडिया एडवाइस देता आ रहा है, इमीडिएट सेसेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड.
फाइनल रिजल्ट मेरे को ये लग रहा है एंड गेम क्या होगी, दिस वॉर माइट गो ऑन फॉर फ्यू मंथ्स इफ नॉट फॉर फ्यू ईयर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ यूक्रेन विल बी डिवाइडेड. One part, again another territory will be controlled by Russia and some part will be an independent Ukraine. अब उसके अंदर कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी वो फिर क्रिटिकल होगा. I hope it is not NATO supported puppet government in the name of democracy, because उस रीजन का पीस, वहां के लोगों की सेफ्टी is more important than the global ambitions of some western so-called democracies. Insightful indeed, sir. Thank you so much for your views. जरूरी खबरें, जरूरी मुद्दों के सही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने सुझाव जरूर दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में. Do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.